सुप्रभात, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन आएगी। दोनों राज्यों में एयर कार्गो के जरिए वैक्सीन लाई जाएगी। रायपुर और इंदौर में आज वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 99 केंद्रों में वैक्सीनेशन होगा। छत्तीसगढ़ के लिए 3,23,000 वैक्सीन की मंजूरी मिली है और पहले रायपुर के स्टेट वैक्सीन सेंटर में ये वैक्सीन रखी जाएगी। रायपुर से कोल्ड बॉक्स के जरिए दूसरे जिलों में पहुंचाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में 5 लाख डोज पहले चरण में मिलेंगे। सबसे पहले प्रदेश के 4 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। इंदौर में 8 अस्पतालों में वैक्सीनेशन किया जाएगा। बड़ी खबर और एक सुखद खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आ सकती है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन आएगी और दोनों राज्यों में एयर कार्गो के जरिए वैक्सीन लाई जाएगी। सोलह जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन होनी है। स्टार जरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्टार, छत्तीसगढ़ में भी आज पहली खेप पहुंचेगी, क्या जानकारी? देखिए, वैक्सीनेशन जो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट है वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है और अलग अलग राज्यों में इसे भेजा जा रहा है। कई एयर कार्गो आ रही है, जहाँ एयर कार्गो की फैसिलिटी नहीं है वहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो फैसिलिटी है, कार्गो एयरपोर्ट का हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पर आज वैक्सीनेशन कार्गो प्लेन के जरिए पहुँचने की पूरी संभावना है। हालांकि समय अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा स्टाफ में वैक्सीन जो है, वैक्सीन की पहली खेप है जो वो रायपुर पहुंचेगी और वहां से कोल्ड चेन के माध्यम से पहले स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच। जी, जगदलपुर भी एयरपोर्ट एक्टिव है, वहां पे संचालित किया जा रहा है। तो वहां पर भी बाई प्लेन ही आया जाएगा और उसके बाद जो रूट प्लान बना हुआ है अलग अलग जी। चलिए स्टार, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली खेप पहुंचेगी और जैसे स्टार बता रहे थे 4 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में भी किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। 99 केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने वाली है। तो पहले रायपुर के स्टेट वैक्सीन सेंटर में ये वैक्सीन रखी जाएगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कोल्ड बॉक्स के जरिए इसे दूसरे जिलों में भेजा जाएगा। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी मध्य प्रदेश की अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ रही है। शालिनी, मध्य प्रदेश में भी आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचेगी। खासतौर पर इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल कब तक की जानकारी और कितनी ये संख्या में पहुंचेगी? देखिए राहुल, मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतज़ार खत्म होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक मध्य प्रदेश के अंदर भी जो वैक्सीन है वो मिल जाएगी। हालांकि अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ पर तैयारियाँ पुख्ता हो चुकी है। इस समय मैं इंदौर के कार्गो टर्मिनल पे ही मौजूद हूँ और जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरणों में है। हालांकि अभी स्पेसिफाई नहीं हो पाया है कि कब तक यहाँ पर जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात राहुल की जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे वो आज एक सार्थक रूप लेंगे। इंदौर शहर के अंदर करीबन 8 ऐसे जो सेंटर है वो बनाए गए हैं जहाँ पर 16 जनवरी को जो टीका है वो लगाया जाएगा और जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हेल्थ विभाग के साथ साथ 1000
लोगों का जो टीम है उसको तैयार की गई है, जो अलग अलग सेंटर्स पे जाकर ये मुहैया कराएगी। देखिए प्रोसेस आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जब वैक्सीन आएगी तो एयर कार्गो के माध्यम से आएगी, उसके बाद सीधे उसको रीजनल सेंटर भेजा जाएगा। वैक्सीनेशन का जो सेंटर बनाया है वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाया है वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के अंदर 4 प्रमुख जिले जो है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर पहुँचेगी खेप सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग अन्य डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। और यही स्थिति इंदौर की भी बनी हुई है। इंदौर में सबसे पहले वैक्सीन पहुंचेगी और उसके बाद सबसे पहले रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर जाएगी, वहां से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर वहां से बाय वैन इसके लिए एक अलग से निर्मित की गई है, और उसके साथ जो हाई सिक्योरिटी के साथ जो है वो दूसरे ज़िले के लिए भेजी जाएगी। तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो गई है। इसको लेकर लगातार समीक्षा की जो दौर है वो भी जारी है। कल कलेक्टर और कमिश्नर ने दौरा भी किया था, और इसके साथ ही स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो सभी विभाग की टीम को दी गई थी, भले वो स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन, जो भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो भी कंडक्ट कराई गई थी। एक तरह का रिहर्सल जो है वो पूरा हो चुका है राहुल, और अब सभी को इंतजार है कि कब इंदौर शहर के लिए भी जो वैक्सीन है वो पहुंचेगी। हालांकि इंफॉर्मेशन अब तक ये साफ नहीं हो पाई है कि कितनी बजे तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और उसी आधार पर की जा रही है बात कि शायद आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी एक शहर में कम से कम जो वैक्सीन है वो पहुंच सके। चलिए, तो कुल मिलाकर एक अच्छी खबर यही है कि वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो रहा है, बस 16 तारीख का इंतजार है जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच सकती है, और दोनों ही जगहों पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। कार्गो के जरिए इन वैक्सीन को प्रदेशों में पहुंचाया जाएगा, उसके बाद दूसरे सेंटर्स में कोल्ड बॉक्स के जरिए इन्हें पहुंचाया जाएगा। 16 तारीख को वैक्सीनेशन होना है, इसके लिए पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी, और उसी तैयारी में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, और आज पहली खेप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहुंचेगी। हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर यह प्रदर्शन होगा। प्रदेश भर में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन है। रायपुर में चारों विधानसभा को मिलाकर सामूहिक प्रदर्शन बीजेपी करेगी। रमन सिंह राजनांदगांव, विष्णुदेव साय पत्थलगांव में प्रदर्शन करेंगे, तो धर्मलाल कौशिक, बिल्हा, बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के धरने में शामिल होंगे। रायपुर में डूंडा में धरना प्रदर्शन होगा। हर विधानसभा के प्रदर्शन में किसान भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन है, और सभी बड़े नेता आज इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो रायपुर में डूंडा में प्रदर्शन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के हर जिले में आज प्रदर्शन की तैयारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन आज होगा। धान खरीदी में अव्यवस्था और किसानों की परेशानी को लेकर यह प्रदर्शन होगा। चलिए, रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्टार जैन का, और उनसे जान लेते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियां होंगी। स्टार, बताएं कि आज क्या कुछ होगा, क्योंकि आज कोविड वैक्सीन की पहली खेप भी आने वाली है, बड़े राजनीतिक प्रदर्शन भी हैं। देखिए, सबसे पहले एक अच्छी खबर से ही बात करें कि कोविड वैक्सीनेशन की पहली खेप रायपुर पहुंचेगी, और रायपुर पहुंचने के बाद तत्काल चूंकि 16 तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर उसको काम किया जाएगा। दूसरी जो बड़ी खबर, पॉलिटिकल खबरें हैं, उस पर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। वो आज शिरडी जाएंगे, शिरडी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहाँ उसके बाद शिरडी साईं मंदिर के दर्शन भी करेंगे, और फिर रात्रि विश्राम नागपुर पहुँच गए, नागपुर में वो रात्रि विश्राम करेंगे, और कल जो नागपुर में से वर्धा के लिए रवाना होंगे, वहाँ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए हैं उसमें वो शामिल होंगे, ऐसी जानकारी है।
इसके अलावा बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन है। लगातार किसान के मामलों को लेकर बीजेपी जो है धान खरीदी को लेकर प्रदर्शन करते आ रही है और आज विधानसभा स्तर पर उनका प्रदर्शन है। प्रदेश के 90 विधानसभाओं में प्रदर्शन किया जाएगा और जहां एक शहर में 3 से 4 विधानसभा आती है, जैसे रायपुर की बात करें 4 विधानसभा लगती है यहाँ पर, तो चारों को मिलाकर एक सामूहिक प्रदर्शन रायपुर में किया जाएगा। इसी तरीके से और सभी तमाम बड़े जो नेता हैं बीजेपी के पदाधिकारी, उनको अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, वो राजनांदगांव में रहेंगे। धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष है वो बिल्हा में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल जो है वो प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस तरीके से पूरी टीम बनाई गई, पूरा प्लानिंग की गई और एक बड़ा आंदोलन बीजेपी करने जा रही है और आने वाले समय में इसका वृहद रूप भी देखने को मिल सकता है। यहाँ चलिए, कोविड वैक्सीन के पहुंचने के साथ ही तमाम बड़ी खबरें, राजनीतिक खबरें जिस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ते आगे, रतलाम के पिपलोदा तहसील के ग्राम रियावन में खड़ी फसल पर अधिकारियों ने बुलडोजर चलवा दिया। ये बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के नाम पर चलाए गए। दरअसल किसान पिछले कई सालों से इसी सरकारी जमीन पर खेती कर अपना गुजर बसर करते थे। कई किसानों ने साहूकारों से मोटी रकम का कर्ज लेकर फसल को तैयार किया था, लेकिन अतिक्रमण मुहिम को रतलाम जिले में अलग ही रंग लाने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों की 20 बीघा जमीन पर लहलहाती फसलों पर बुलडोजर चलवा दिया। तो बुलडोजर चलवा दिया, तस्वीरें देखिए आप। प्रशासन ने कार्रवाई की, अतिक्रमण के नाम पर किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया गया। तो रतलाम में खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया प्रशासन ने। कर्ज लेकर किसानों ने ये फसल तैयार की थी। लेकिन आज जो स्थिति इस मध्य प्रदेश के अंदर ये हो रही है कि किसान किसान बोलने के बाद तो फसल लूट लेंगे, फिर तुम्हारा कब्जा कर लेना। कुल कितने बीघा पे अभी बुलडोजर चला और कुल कितना नुकसान हुआ आपका? 2 बीघा पे। ये शासकीय जमीन है, यहाँ पर कोई भी अपनी बुवाई वगैरह, लेकिन फिर भी इन लोग ने बोया। बेदखली आदेश पारित हुए 15 दिन हो गए हैं, तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो शासन तो कार्रवाई करेगा, सरकारी जमीन है तो। लालचंद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। लालचंद, तमाम सरकारें आती हैं और किसानों की हिमायती होने का दावा करती हैं और प्रदेश की शिवराज सरकार भी यही कहती है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, कर्ज लेकर अगर किसान फसल तैयार करता है तो इस तरीके से बुलडोजर चला दिया जाता है। जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहेंगे कि किसान का बेटा कहे जाने वाले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक अतिक्रमण मुहिम को चलाई है और अतिक्रमण मुक्त मध्य प्रदेश को बनाने का बिल्कुल संकल्प और दावा लिया है, लेकिन कहीं न कहीं उनके नौकरशाहों की कहीं न कहीं यह एक गुंडागर्दी कही जा सकती है कि गुंडागर्दी देखी जा सकती है कि जिन लोगों ने जिन किसानों ने कर्ज लेकर अपनी मेहनत की फसल को बोया था, आज उन्हीं नौकरशाहों ने उस फसल पर 20 बीघा की जमीन पर बुलडोजर चला दिया और लहलहाती फसलों को नष्ट और नाबूद कर दिया और तबाह कर चुके हैं। हालांकि जो किसान है वहां पे वो रोते बिलखते रहे, पूरा परिवार रोता रहा और जो जिला प्रशासन से गुहार लगाता रहा कि सरकार हमें एक माह की मोहलत दे दीजिए, कुछ माह में हमारी फसल कटने को तैयार है, और लेकिन प्रशासन न माना और उन फसलों पर बुलडोजर चला दिया। जी राहुल, बिल्कुल, और समय दे के मोहलत देकर फसल लेने के बाद ये कार्रवाई की जा सकती थी, उन्हें खाली करवाया जा सकता था। यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है गलत हुआ है, लेकिन लालचंद अगर गलत हुआ है तो क्या उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी है, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी है, क्या इस पर किसी तरीके की कार्रवाई जिला प्रशासन इस कार्रवाई को रोकने के लिए कर सकती है? जी राहुल, बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा जो मामला है वह संबंधित जो अधिकारी है वहाँ पे एसडीएम जो राहुल डोटे हैं, उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी कि जो संबंधित जो भी किसान थे जिनकी फसल वहाँ पे लहलहा रही थी और उन्हें पता था कि वहाँ पे 20 बीघा जमीन पर जो है फसल को बोया गया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बेदखली का आदेश दिया गया, बुलडोजर चलाया गया और फसलों को तबाह कर दिया। किसान जो है वह प्रति बीघा 40,000 रुपए प्रति बीघा के खर्च से उस फसल को बोया था, लेकिन किसान ने जो है कर्ज लेकर उस फसल को लहलहाया था और जिला प्रशासन ने उसका नुकसान किया है। और सबसे बड़ी बात राहुल यहाँ पे ये आती है कि जो सरकारी जमीन है राहुल, उस सरकारी जमीन पर नलकूप योजना जो है सरकार द्वारा चलाई गई थी, उस नलकूप योजना के अंतर्गत वहाँ पे बोरवेल किए गए थे जिससे कि किसानों को
पानी मिल सके खेतों में। जी राहुल। चलिए लालचंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि आगे उस स्तरीय क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के 2000 कड़कनाथ मुर्गों की बर्ड फ्लू से मौत हो गई। मामला भले ही झाबुआ को हो और आप ये सोच रहे हो कि इससे महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर का क्या संबंध है, तो आपको बता दें कि इन मुर्गों का पालने का ठेका धोनी ने ही दिया था। मामला झाबुआ के रूड़ीपेड़ा गांव का है। कड़कनाथ यूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात तक ही सीमित था, पर इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहचान क्रिकेट कोच और बीसीसीआई से तब मिली जब इस मुर्गे को खिलाड़ियों के लिए सर्वाधिक फायदेमंद माना गया। इसके बाद धोनी भी कड़कनाथ के मुरीद हो गए और अकेले महेंद्र सिंह धोनी ने ही झाबुआ के इस पोल्ट्री फार्म को 2500 से भी अधिक कड़कनाथ मुर्गे पालने का ठेका दिया था, जिनकी बर्ड फ्लू के कारण मौत हो गई। वहीं जिंदा बचे सैकड़ों चूजों को भी आज दफन कर दिया गया। जो मुर्गा था वो पॉजिटिव आया, उसकी रिपोर्ट उसमें H5N1 का स्ट्रेन पाया गया है वायरस का। तो जो जीवित हैं, वो जो मृत हैं, इनको सभी को गड़वाना है और गड़वाने के बाद वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट करवाना है, इनका सेट का डिसइंफेक्टेंट करवाना है। हमारे यहाँ जो महेंद्र सिंह धोनी का जो ऑर्डर था हमारे पास 2000 बर्ड्स का, तो वो करीबन कोई 2 महीने के, कोई 2.5 महीने, कोई 3 महीने के, कुल मिलाकर मेरे पास 2850 चूजे थे। लेकिन इतने फास्ट वो मरना चालू हुआ कि बहुत जल्दी खत्म ही हो गया। करीब कितने मर गए होंगे? करीबन मान लीजिए कि 2000 मर गए। उमेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। उमेश, यूं तो बर्ड फ्लू की दस्तक 10 राज्यों में है, माफ कीजिएगा हरीश, जानना चाहेंगे 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद झाबुआ में भी कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, बर्ड फ्लू को लेके झाबुआ में इस समय जो कड़कनाथ मुर्गे हैं, जो देसी मुर्गे हैं, उन पे इनका कहर टूटा हुआ है। और पिछले 1 सप्ताह से कहीं न कहीं झाबुआ में कई पक्षी हैं, जैसे कौवा है, मोर है, बतख है, इन सब की मौतें हुई हैं लगातार। और कल एक बड़ी ही विचित्र घटना हुई जिसमें जो विनोद है, जो कुक्कुट पालन का काम करता है, जिसको महेंद्र सिंह धोनी ने करीबन 2000 से अधिक चूजों का ऑर्डर दिया था कड़कनाथ के, और उसी तारतम्य में 1-2 चूजों की मौत हुई थी, जिसकी सैंपलिंग के लिए भोपाल भेजा गया था। भोपाल से उनकी बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आई, जिसमें के बाद वहां झाबुआ प्रशासन सतर्क हुआ और जाके विनोद के पोल्ट्री फार्म में चेक किया गया, तो वहां पे 2000 से अधिक मुर्गा मुर्गी और चूजों की मौत हो चुकी थी। चूंकि उनके पास करीबन 3 से 4 हजार थे कड़कनाथ के मुर्गे पले हुए थे, उनको कल वैसे ही दफना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू से महेंद्र सिंह धोनी भी प्रभावित हुए, ये कहा जा सकता है कि उनके जो ठेके वाले जो चूजे थे उन्हें दफनाया गया। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका। बढ़ते आगे मुरैना से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब से 16 की मौत मामले में बड़ा मौत का आंकड़ा है और जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत और हुई है। तो 2 और लोगों को ग्वालियर में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। सत्येंद्र सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, शराब माफिया पर इनाम घोषित कर दिया गया और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, और बढ़ेगा क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कल से पूरा घटनाक्रम लगातार चल रहा है और मौतों की संख्या की बात की जाए तो देर रात तक 14 की मौत थी, लेकिन जब रात को सूचना मिली है कि 2 लोगों की जिला ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। चूंकि वो वेंटिलेटर पर रखे हुए थे तो संभवतः ये लग रहा था कि उनकी मौत तो संभवतः है ही, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो पुलिस लकीर की फकीर पीटती नजर आ रही है। पुलिस ने जो आरोपी है फरार, उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। हालांकि पुलिस ने बताया कि 2 आरोपियों को राउंड अप किया है, लेकिन वो शराब माफिया है, जिन लोगों के जो नाम चिन्हित किए हैं वो है या अन्य कोई लोग हैं, उन लोगों को राउंड अप कर रखा है, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस बता रही है और 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। और मौतों की संख्या की बात की जाए तो लगातार जिस कड़ी से मौतों की संख्या बढ़ रही है, और भी अभी जो ग्वालियर अस्पताल और मुरैना अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ भी लोग इलाजरत है। और कहीं न कहीं संभवतः अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मौतों का आंकड़ा कम हो, मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और चूंकि जो इलाजरत है उनकी भी जो इलाज वो है जो गंभीर बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि मौतों का संख्या भी बढ़ सकता है। और
क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी कि माफियाओं पर तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो जब तक पुलिस ये सोचती रही कि माफिया चिन्हित करने में ही लगी रही, तब तक इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कि माफिया जो थे सारे लोग गांव के ही थे, गांव के आसपास के थे, लंबे समय से अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित कर रहे थे, तो वो भी पुलिस के हाथों से फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो ना तो पुलिस माफियाओं पर अंकुश लगा पा रही है और ना ही अभी तक किसी की गिरफ्तारी कर पाई है, लेकिन इनाम जरूर घोषित कर दिया है। बिल्कुल, और पुलिस के हाथ खाली है और इधर मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सवालिया निशान लगना वाजिब है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन, हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।